हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, आपका पहली ही बार में सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कहाँ करते हैं जिसकी वजह से बार बार फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि संस्कृत और हिंदी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और सब्जेक्ट के मुकाबले तो जो इनके फेल होने की सबसे ज़्यादा संभावना यही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो आप सीटेट बार बार देते रहेंगे, उसमें फेल होते रहेंगे। हमें सभी विषय को साथ में लेके चलना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। डेली प्रैक्टिस सेट करिए। SST CDP दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि आप सफल हो सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको रिवीजन वाली क्लास चाहिए कि डिटेल में चाहिए। आज आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो देखिएगा। पहला है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो पहला है प्रतियोगिता और संज्ञान, दूसरा है संज्ञान और संवेग, तीसरा है आनुवंशिकता और निष्पादन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। तो महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो यह किस प्रकार का संबंध से स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग और संज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है? तो बताइएगा आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिकता, तो केवल जहाँ देखिए तुरंत काट दीजिए, क्योंकि केवल नेगेटिव शब्द है। यहाँ भी देखिए केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। ना तो वंशानुगत, ना ही पर्यावरणीय कारक। तो विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों के नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? तो बताइएगा। पहला स्थानीय संबंध बुद्धि, दूसरा है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, चौथा ऑप्शन होगा प्राकृत बुद्धि। तो एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता एक किस बुद्धि को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि को। जब कोई बच्चा दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता को विकसित करता है, तो वह हो जाएगा अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। और जब अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में क्या होता है, जब कोई बच्चा खुद की इच्छाओं और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है या समझता है, तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होता है। तो उसमें तो दोनों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन होगा अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? तो पहला गलत हो जाएगा, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन
दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी बताना है। तो नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो पहला है स्पर्शिक ग्लोब, दूसरा है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो एक दृष्टिबाधिता विद्यार्थी है तो इसके लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, तो वह हो जाए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे, तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नवीन अमुक उत्पादक की योग्यता। तो एक सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे, तो वह हो जाएगा अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी हो जाएगा और नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता भी हो जाएगा, और गलत हो जाएगा अभिसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो बताइएगा स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, दूसरा है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मापदंडों का पालन न करने वाले विद्यार्थियों की भर्त्सना, चौथा ऑप्शन है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक संरचनावादी कक्षा का लक्षण होता है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं, तो बताइएगा आत्म केंद्रीकरण, दूसरा है बाएं अभिप्रेरणा, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्यात्मक अटलता। तो प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सृजनात्मकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। दूसरा है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। तीसरा ऑप्शन है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाती है? तो खंडीकरण, दूसरा है कूटलेखन, तीसरा है सौगीकरण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलन। तो एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट कर याद कराती है। तो अध्यापिका द्वारा यह कौन सी रणनीति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला खंडीकरण। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो लचीलापन शिक्षा शास्त्र, आगम्य इमारत, तीसरा है अनम्य मानसिकता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीला शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो बिना समझे नकल करना, करके सीखना, तीसरा है निष्क्रिय रूप से सुनना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा रटकर याद करना। तो रटकर हमें बिल्कुल भी याद नहीं करवाना है बच्चों को, और निष्क्रिय रूप से सुनना ये भी गलत हो जाएगा, और बिना समझे नकल करना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर होता है? तो वह होता है कि करके सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो नहीं देती है, नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा। पहला है आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, दूसरा है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, तीसरा है पाठचर्या नियोजन में नवाचार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा रणनीतियाँ। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, दूसरा है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, तीसरा है शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बालावस्था में होगा? तो एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, दूसरा है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो कौन सा बच्चा मध्य बालावस्था में होगा? तो
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गतिशील, लचीला। पियाजे के अनुसार इस शिक्षक का क्या होना जरूरी है, तो गतिशील और लचीला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। किस बुद्धि की विशेषता है, तो भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक और अंतर व्यक्तित्व। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच और व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि हो जाएगी, तो वह हो जाएगी भाषाई बुद्धि। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो पहला है अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, दूसरा है स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, चौथा ऑप्शन है छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो तर्क है आर है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन ये कहता है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने को अनुमति दी जाए। दूसरा है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि उसने क्या सीखा है और कैसे सीखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला, ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ये की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, तो पहचानना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। दूसरा, विकास परिवर्तनीय होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास पूर्ण रूप से अनुमानसिकता से योजनाबद्ध है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो विकास के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो विकास परिवर्तनीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के चरण में है। सामाजिक अनुबंधन, अभिनवीकरण, दूसरा है कानून व्यवस्था, अभिनवीकरण, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिनकरण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दंड आज्ञा पालन, अभिनकरण। तो फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आप माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यय, स्मरण। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो नहीं बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रत्यय स्मरण हो जाएगा। यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रश्न त्रुटि दोहराव। चौथा है प्रकारात्मक आपबद्धता। कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, कलन विधि और अन्वेषण। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। तो कौन निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन क्या शामिल हैं? तो जानिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल होता है? तो परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन तीनों शामिल होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम एकरूपता। चौथा ऑप्शन हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। तो एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अधोगामी सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। दूसरा है B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। तीसरा है जेरोम ब्रूनर का रचनावाद। चौथा ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो एक अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन से करवाती है। तो किस संवैधानिक कार्य का गठन उपयोग करने का प्रयास कर रही है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला सही हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्री, उपागम। तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे चारों करते हैं, इसलिए सभी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रिवीजन करना है कि डिटेल में क्लास करनी है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।